नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल एक बड़ा फैसला रेट लेवल 2 का आया था और जैसे ही सीएम साहब ने बताया था, मैंने आपको टेलीग्राम और उसके जरिए बता दिया था और वैसे भी आप सभी को पता ही चल गया है सब। और अब आगे क्या होने वाला है, 46,500 पोस्ट पर एक भर्ती आएगी सामने, पूरे सब मिलाकर, ये भी आप जानते हैं। लेकिन ये रात जो निकली है वो बड़ी भारी रात निकली होगी रीट के विद्यार्थियों के लिए, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं उनका दर्द कि ये जो दर्द है, जो इस दर्द से वो गुजर रहे, वो सिर्फ वो ही जान सकते हैं। लेकिन किया भी क्या जा सकता है। जो अध्याय आपके इस जीवन में, इस संघर्ष का एक और अध्याय लिखा जाना था, वो लिखा जा चुका है और अब इसका विकल्प कुछ भी नहीं है, वापस मेहनत की जाए, यही विकल्प है। लेकिन कई विद्यार्थी जो है, इसमें क्या होता है, देखो, ना आपकी गलती है न किसी की। गलती कहाँ है? गलती सिस्टम की है कि पेपर लीक हुए तो हुए कैसे, और इतने मतलब लीक होने के बाद फिर इसे रद्द करने में इतना समय, ये सारी चीजें जो है, सबसे पहली चीज तो पेपर रद्द ही नहीं होने चाहिए थे। जब इतना बड़ा एग्जाम है, इतने लाखों लोगों का सवाल है, तो उस तरीके की ये चीजें होनी चाहिए। जब पेपर अब जब लीक हो गए हैं, तब इसका जब स्पष्ट हो चुका है कि लीक हो चुके हैं और अब इसका कुछ भी नहीं बताया जा सकता कि कितने लोगों ने फायदा उठाया, क्योंकि जो उजागर हो गए वो तो पता है, जो उजागर नहीं हुए वो किसे पता है। तो विकल्प एकमात्र यही था कि इसे रद्द किया जाए। मान लीजिए कि कुछ विद्यार्थी हैं जिनके 125, 130, 132, 133 मेहनत की दम पर लाए हुए नंबर, 135 तक भी है मेहनत की दम पे लाए हुए, ठीक है ना। नकल वाले वो अलग है, मेहनत की दम पे लाए हुए, उनको बड़ा दुख लग रहा है कि सर हमारे जो है ये मेहनत पूरी पानी में चलेगी। आपने मेहनत करके लाए, ये आपकी मेहनत थी, मैं मानता हूं, बिल्कुल मेहनत थी, और मेहनत करके लाए, आपको मेहनत का हक मिलना चाहिए था। लेकिन यदि ये रेट संपन्न होती इसी आधार पे, और मान लीजिए कि कट ऑफ 90 से ऊपर रह जाती, अप्रत्याशित है 90 से ऊपर रह जाती, तब जो दुख होता ना, वो इस दुख से भी बड़ा दुख होता। और तब आप खुद ही कहते कि उस समय यदि रेट रद्द हो जाती तो बढ़िया रहता। तो इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि इसमें अब पता कोई भी नहीं बता सकता कि कितने बड़े लेवल पर हुआ है या छोटे लेवल पर हुआ है, कितने लोगों को फायदा हुआ है, कितने लोगों के नंबर इतने हैं। तो आप लोगों को मतलब 132, 135 नंबर वाले भी सेफ नहीं थे यहाँ पे कि हाँ आपका चयन होगा ही होगा। तो एक बात तो आपको एक्सेप्ट कर लेनी है कि ये रद्द किया है तो वो फैसला आपके हक में ही है। जो हुआ है ना, अच्छा हुआ है, ये मानकर मानना पड़ेगा। मैं समझता हूं आपके 130 नंबर, बहुत मेहनत की आपने, 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल से लगे हुए थे, 4 साल से लगे हुए थे। लेकिन जब इस तरीके से भर्ती संपन्न होती तो वो एक तरह से अन्याय हो जाता। तो एक तरीके से तो ये सही है कि रद्द किया गया है। अब चूंकि ये दर्द इतना बड़ा दर्द होता है, कई विद्यार्थियों के मैसेज आए, कई सारे, मैं जवाब नहीं दे सका उन्हें। हम रो रहे हैं, हम क्या करें, हम क्या करें, ये सब, ये दर्द मैं इसलिए समझता हूं साथियों, मैं इस दर्द से गुजरा हूं। मैं आपको मेरी बात बताता हूं, 2016 वाली वैकेंसी में, अगर कोई पुराने व्यक्ति हो उन्हें याद होगा कि मात्र 100 सीट थी बाड़मेर से, वो भी बाड़मेर से 100 सीट थी, और नंबर बढ़िया थे, रैंक थी, राजस्थान में बहुत शानदार रैंक बनाई, टॉपर्स की श्रेणी में आए, कॉन्फिडेंस पूरा था कि अपना सिलेक्शन हो गया है और होगा, ये पक्का था। लेकिन जब प्रथम सूची आती है, उस सूची में मेरा नाम नहीं होता है, जबकि मैं टॉप 10 में शामिल था, पूरे राज्य के टॉप 10 में शामिल था, फिर भी मेरा नाम प्रथम सूची में नहीं आता है, जो 100 लोगों की सूची आती है। उस समय आप सोच सकते हो कि मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी। फूट फूट कर रोया था उस दिन। क्यों? दुख होता है जब अपनी मेहनत को कोई छीन ले, तो दुख होता है। घर वाले परेशान, उन्होंने हौसला बनाने की कोशिश की, लेकिन उस रात रोया था, उसके बाद कभी नहीं रोया। और उसके बाद मैंने वो किया जो हम सब साथियों ने मिलकर वो किया, जो मतलब, अब मैं बताऊं आपको कि उस सूची में मेरा नाम क्यों नहीं आया था। उस सूची में नाम इसलिए नहीं आया था कि कई फर्जी लोगों ने नकली, डुप्लीकेट नंबर वाली मार्कशीट लगा के ऑनलाइन स्कैन करके डाल दी थी। अब उसमें स्कैन में तो ऑनलाइन उन्होंने देख लिया इसके नंबर इतने हैं, और उस हिसाब से वो हमसे ऊपर आ गए। लेकिन हमने जो है कोर्ट केस करके उनको बाहर निकलवाया, उनको सजा दिलवाई,
और उसके बाद में वापस से संशोधित सूची जारी हुई, उसी सूची में नाम आया, उसी सूची में काउंसलिंग कराई, उसी सूची में काउंसलिंग करके स्कूल भी मिल चुकी थी, लेकिन पीछे जो है 2018 वाली भर्ती क्लियर हो गई तो वहां पे उसमें फिर पोस्टिंग मिली। तो ये है, मतलब प्रयास आपको करना है और मेहनत जो है वापस करनी है। तो दुख और दर्द क्या होता है वो मैंने भी देखा है, इसीलिए मैं समझता हूं। और मैं जो ये मुहिम चला रहा हूं निःशुल्क क्लासेस की, उसके पीछे कारण भी ये है क्योंकि मैंने बेरोजगारी का दर्द देखा है, बेरोजगारों का दर्द देखा है कि कैसा होता है, किस स्तर से वो गुजरते हैं, ये सारी चीजें मैंने देखी है। तो विद्यार्थियों आपको यही कहना चाहूंगा कि अब जो हो चुका ना, जो बीत गया सो बात गई, जो हो चुका उसे भूलना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? विकल्प एकमात्र यही है कि आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अब फिर से शुरुआत में यह ध्यान रखना कि अब जो शुरुआत आपके शून्य से नहीं होगी, अब आपकी शुरुआत अनुभव से होगी। और जितना पढ़ रखा है आपने वो आपका कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। जो पढ़ रखा है वो आपको और आगे ही ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने इतने समय से मेहनत की वो वेस्ट चली गई, नहीं, वो वेस्ट नहीं हुई है, वो आपकी नींव को भरने में इन्वेस्ट हुई है। आप लोगों ने जो मेहनत की वो गई नहीं है। हाँ, दुख जरूर होगा कि अब क्या करें, अब हमारे साथ में ये हो गया, कई लोगों के परिवार वाले पढ़ने नहीं देते हैं, परिवार वाले मना करते हैं, कई लोगों की परिस्थितियां ऐसी है, कई लोगों के पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, अब क्या लगाए बार बार, ये सारी चीजें हैं। लेकिन देखो, संघर्ष ऐसा होता है कि मेरे आसपास देखे 10-10 घंटे 11-11 घंटे रिक्शा चलाते हैं, ड्यूटी करते हैं, उसके बाद भी वो पढ़ते हैं। तो आप भी पढ़ सकते हो। जब वो पढ़ सकते हैं और वो सीट निकाल देते हैं तो आप भी पढ़ सकते हो। आप नहीं पढ़ोगे, मान लीजिए आप अपनी हार यही मान के और बैठ जाओगे, तो भी क्या होगा, तो भी क्या होगा, जितनी सीटें आई है वो तो भरनी ही है, वो तो लगने ही है। लेकिन आप हार मानोगे ना तो पीछे कौन होगा? आप पीछे होंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप पीछे हो जाओगे। और जो निरंतर चलता रहेगा वो आगे पहुंच जाएगा, क्योंकि मंजिल किसी का इंतजार थोड़ी करती है। राही रुक कर थक कर बैठ जाए, दूसरे बहुत है पहुंचने वाले, वो पहुंचेंगे। तो कुल मिला के जितनी भी हिम्मत आपकी टूट चुकी है उसे बटोरिए, समेटिए, फिर से खड़े होइए। आपका ये भाई आपके साथ में खड़ा है। मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं। कई विद्यार्थियों ने कल मैसेज किया था कि सर कोचिंग संस्थानों को भी फ्री कर देना चाहिए कोर्स। देखो, मानवता के नाते तो करने चाहिए, मैं भी ये सोचता हूं, लेकिन मैं किसी को नहीं कह सकता हूं। मैं मेरा बता सकता हूं कि मैं आपके लिए जो कर रहा हूं, जो पिछले 1 साल से कर रहा था, वो आगे भी करूंगा और इसी तरीके से जितनी गुणवत्ता आपको मिल रही थी उसकी डबल गुणवत्ता दूंगा और आपको पेड कोर्स की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ये मैं मेरी तरफ से कर सकता हूं। चाहे मुझे मेरी रातों की नींद कुर्बान करनी पड़े, कोई गम नहीं है, लेकिन हजारों घरों में चिराग जलाने के लिए मैं ये करूंगा। कई चुनौतियों का सामना मुझे भी करना पड़ता है, कई बार रोकने का प्रयास मुझे भी किया जाता है, लेकिन मैं रुकता नहीं हूं, क्योंकि लाखों विद्यार्थियों का प्रेम और लाखों विद्यार्थियों की आशाएं मुझसे जुड़ी है। तो मुझे निरंतर चलना पड़ता है। और ये कार्य जो शुरू किया है ना, शुरू करने में इतनी कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन अब जब आगाज कर दिया तो उसे अंजाम तक पहुंचाने में कठिनाई होती है। और अपन करेंगे, आप चिंता ना करें। अब कुछ विद्यार्थियों के जो सवाल थे उन पर बात करना चाहूंगा कि अब इस परिस्थिति से देखो आपको निकलना होगा, ये बात आप मान लीजिए। और आप नहीं भी निकलोगे, कई कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ऐसे भी मैसेज है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि आप ये सोचते हो कि मैं मर जाऊंगा और समस्याओं का अंत हो जाएगा, किसने देखा मरने के बाद? किसी ने देखा है कि आपको मुक्ति मिली है या नहीं मिली है? जो है इस दुनिया में यही, उसका सुलटारा यही करना होगा। मरना कोई विकल्प नहीं है, मरना कायरता की पहचान है। चुनौतियां आने से अगर लोग मरने लग गए होते तो इतने इतिहास ही नहीं लिखा जाता कभी। क्या एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में कोई चुनौती नहीं आई होगी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में कोई चुनौती नहीं आई होगी? कैसी बात करते हो आप? क्या मरना विकल्प है? आपके माँ बाप आपको इसलिए पढ़ा रहे थे कि एक एग्जाम आगे खिसक जाए, एक एग्जाम रद्द हो जाए और हमारा बेटा या हमारा बेटी जो है वो मर जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। और एक शिक्षक होने के नाते यदि आप मेरे सामने होकर ये बात करते ना, तो उसका अंजाम आप खुद देखते कि क्या होता है। ये बात करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मरने की बात करते हो,
चुनौतियों का सामना करना सीखो, मरना कोई विकल्प नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। क्या होगा, आप अपना जीवन समाप्त करके क्या मतलब साबित कर दोगे? बस वो सिर्फ आपको और आपके परिवार को प्रभावित करेगा, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को तो दिमाग से निकाल ही देना। विकल्प है वापस मेहनत करना और मेहनत करके मंजिल को पाना, और यही उसका प्रत्युत्तर है, इसके अलावा और कोई प्रत्युत्तर नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। चाहे 1-2 दिन थोड़ा सा ही मस्तिष्क को शांत होने के लिए समय दे दीजिए, 2-4 दिन, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे बातें समझ में आने लगेगी। फिर आप उठ खड़े होंगे और होना ही होगा, उठना ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। अब देखो, कुछ विद्यार्थियों के जो सवाल आ रहे थे वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, वो चाहते हैं उनके जवाब। अब एग्जाम कब होगा? देखो साथियों, अब आपको पता है कि 2 एग्जाम हो गए, सरकार स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन 15 मार्च को रिपोर्ट आएगी कमेटी की, और उसके बाद में मतलब फैसला लिया जाएगा कि अब इसकी प्रणाली क्या होगी, कैसे होगी। 2 एग्जाम होंगे, ये फिक्स है। तो अब मतलब आप मान के चलिए कि जुलाई अगस्त के अंदर एग्जाम होगा आपके, पात्रता परीक्षा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सीएम साहब के कल के प्रेस नोट में उन्होंने कह दिया था कि जून में जो है बीएसटीसी वालों का और इनका रिजल्ट आएगा और उनको शामिल किया जाएगा। तो अपन मान के चल सकते हैं कि जुलाई अगस्त में ये एग्जाम, हालांकि वो फास्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन कितना भी फास्ट करेंगे तो भी होना नहीं है। और अब सरकार गलती की एक गुंजाइश नहीं रख सकती, इसलिए उतावल तो नहीं कर सकती, और सरकार भर्ती पूरी करेगी, ये बात पक्की है, अगले इलेक्शन से पहले पहले। मान लीजिए आपके पास में 1 से 1.5 साल है, ये संघर्ष आपको करना ही होगा। किसी को कोसने से कोई मतलब नहीं है, अपन को अपनी तैयारी करनी है कुल मिला के, ठीक है ना। और इस बार चयन जिनका होगा वो 100% मेहनती लोगों का होगा, ये बात आप मानकर चलिए। अब जितने भी फर्जी थे ना, जितने नकलची लोग थे, वो सारे बाहर निकल गए और किसी की हिम्मत नहीं होगी। अब वापस सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वालों का चयन होगा, और इस बात को दिमाग में रख के तैयारी करनी है। एग्जाम कब तक होगा? जुलाई अगस्त में पात्रता परीक्षा हो सकती है आपकी, ठीक है ना। तो इसको मानकर आपको चलना है। दूसरी बात कि पात्रता परीक्षा में सिलेबस बदलेगा या नहीं। देखो, पात्रता परीक्षा चाहे सीटेट है या किसी भी राज्य की टेट है या अपने यहाँ की भी है, एक तरह से टेट के रूप में ही आएगी ये। तो यहाँ पे सिलेबस के अंदर परिवर्तन होने की आप न सोचे, क्यों परिवर्तन, टेट का सिलेबस सीटेट का भी आप देखते हो यही रहता है। तो यही रहना है आपको, साइकोलॉजी पढ़नी है, 2 लैंग्वेज पढ़नी है और आपका सब्जेक्ट पढ़ना है। जो अभी आप रीट का सिलेबस पढ़ रहे थे वही रहना है, ज्यादा कुछ भी इसमें बदलाव होना नहीं है। फिर भी 15 मार्च को रिपोर्ट आती है तो उसके बाद में पता चल जाएगा। मेरा यह मानना है कि पात्रता परीक्षा में सिलेबस चेंज नहीं करते हैं, सिलेबस यही रहता है, ठीक है। दूसरे एग्जाम का सिलेबस क्या होगा? दूसरे एग्जाम का सिलेबस अब देखो साथियों, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज होगा, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं 2012-13 में जो भर्ती हुई थी उसके आधार पर होगा, उसमें राजस्थान जी के ज्यादा पूछा जाता था। अब ये भी अभी तय नहीं है, स्पष्ट बात यह है कि ये अभी तय नहीं है, ठीक है ना। मैं कह दूं कि ये सिलेबस होगा, कोई दूसरा कहता है ये सिलेबस होगा, सही उचित नहीं है। अब भी सबसे पहले जो है ये पात्रता परीक्षा करवाने की प्राथमिकता रहेगी सरकार की। यह सिलेबस अभी तय नहीं होगा, यह सिलेबस बाद में तय होगा, तो इसके बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं है, अभी इस पर चिंतन करने का समय नहीं है, ठीक है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर अब कोचिंग कहां से करें, पैसे नहीं है। बार बार कोचिंग करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, इस पर मैं हालांकि एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, क्यों बार बार कोचिंग करने की आवश्यकता है। कोचिंग सिर्फ मार्गदर्शन होता है, आप कोचिंग करके कोचिंग वाले को कह दो आपकी कोचिंग से सवाल नहीं आए या हमारे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, गलत है। कोचिंग सिर्फ आपको माहौल प्रदान करता है, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी वहां मिलते हैं, सिर्फ आपको मार्गदर्शन देता है कि ये है पढ़ना आपको है, और आप उस माहौल को आप जान चुके हो, आपको अपना स्तर पता है कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ। तो कोचिंग करने पैसे, बार बार पैसे नहीं है, कोचिंग कहां से बार बार कोचिंग करेंगे भी क्यों आप, ये बताइए। कोचिंग करेंगे क्यों, 6-7 घंटे वहां पे आप दोगे, इससे अच्छा तो आप अपनी खुद की सेल्फ स्टडी करके भी आप कर सकते हो। एक बार कोचिंग कर रखी है कोई दिक्कत नहीं है, हम आप खुद सेल्फ कर लीजिए। बार बार कोचिंग की आवश्यकता भी क्यों पड़ती है आपको, नहीं पढ़नी चाहिए। जो नए फ्रेशर्स हैं उन्हें बिल्कुल कुछ भी अनुभव नहीं है, वो कर सकते हैं एक बार, तो ये समस्या तो आपकी है नहीं कि बार बार हम वहां जाकर कैसे रहे, कैसे क्या करें, क्यों करना है। सेल्फ स्टडी कीजिए, पूरा अनुभव है आपको, शून्य से तो शुरुआत करनी नहीं, अनुभव से करनी है, अभी बताया मैंने। बस
अब ये सबसे यक्ष प्रश्न सभी के सामने आ रहा है कि सर सेकंड ग्रेड की करें या रीट की करें। सबसे ज्यादा हमारी जो समस्या है वो यही है। साथियों एक बात क्लियर कर दूं आपको कि ये पात्रता परीक्षा लगभग जुलाई अगस्त में अपन मान रहे हैं, और सेकंड ग्रेड जो है कुछ दिनों में कभी भी आ सकती है। और ये बात आप मान के चले कि सेकंड ग्रेड, जैसे आप सेकंड ग्रेड के लिए निकल चुके हैं रास्ते से और फिर आपको पता चलता है कि रीट रद्द हो गई है, तो वापस इस रास्ते से आकर फिर इस रास्ते पे जाएंगे, तब तक यहां से कोई जाने वाला आगे जा चुका होगा। जब आपको आधा रास्ता वापस आना है तो आधा तो वापस पार करना ही होगा। तो जो जिस रास्ते पर चल चुका है, बार बार कहता हूं, यदि आपने एक टारगेट ले लिया है, सेकंड ग्रेड ले लिया है, फर्स्ट ग्रेड ले लिया है या रीट ले लिया है, तो बस उस टारगेट को पकड़ के चलिए। उसमें बार बार आपको कई सारी चीजें आएगी, अभी तो बीच में और कई सारी चीजें आएगी जो आपको डाइवर्ट करना चाहेगी, लेकिन आपको डाइवर्ट नहीं होना है। आगे कई ऐसी चीजें आएगी जो आप सोचोगे कि हाँ ये नहीं, मैं ये कर लेता हूं, लेकिन वहां पे डाइवर्ट नहीं होना है। अब देखो, जो रीट एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं उन्हें कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि आप पाएंगे आपका लगभग 70% सिलेबस रीट में कवर होता है, यानी रीट और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का समान है। और एसएसटी वाले जो है सेकंड ग्रेड एसएसटी, उनके तो काफी सारी मिल जाएगा। अब इसमें से आपको अलग से जो पढ़ना है, साइकोलॉजी भी समान है, अलग से जो पढ़ना है वो लैंग्वेज कभी भी पढ़ सकते हो। 15 दिन लेकर बैठ जाओगे तो पूर्व ज्ञान वाला वापस पुटअप हो जाएगा और फिर से आप उसी स्थिति में आ जाओगे। महीना भर भी लेके बैठ जाओगे तो भी आप अच्छी स्थिति में आ जाओगे। तो आपके तो कहीं कोई समस्या है ही नहीं। यदि आपने ये चीज उठा ली है, चलते रहिए। आप तो मान के चलिए आपकी रीट की भी हो रही है साथ साथ ही, और जितना पढ़ते हो उतनी शिद्दत से पढ़िए। समस्या साइंस वालों की रहती है कि साइंस वालों के सर हमारे ये फर्स्ट पेपर अलग से होता है, वो अलग से होता है। तो साइंस वालों का ऐसा है कि आप सेकंड पेपर पढ़ते हो सेकंड ग्रेड का, तो उसमें और आपके जो रीट के अंदर, अब हालांकि रीट में आपके सिलेबस काफी चेंज होता है, मैं समझता हूं, इसलिए आपको जो है इसका डिसीजन आपके स्तर के अनुसार और आपकी रुचि के अनुसार लेना होगा। आप मान के चलिए कि रीट में पोस्टिंग से पहले हो सकता है आपको सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में पोस्टिंग मिल जाएगी, क्योंकि यहां पे अभी रीट में बहुत सारे दाव पेच बाकी है। लेकिन यहां तो सीधी सीधी भर्ती है, जो जैसे आती है वैसे होकर और हो जाएगी। डिसीजन आपको लेना है, मैं किसी के ऊपर थोपूंगा नहीं या कहूंगा नहीं कि मैं कह रहा हूं तो यही करो, मैं कह रहा हूं तो यही करो। डिसीजन आपको लेना है। मैं बता रहा हूं कि जिस भर्ती को पकड़ के चल रहे हो उसे छोड़ना मत, उसको पकड़ के रखो। जो रीट की तैयारी करने जाते हैं, इंग्लिश हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, संस्कृत है, एसएसटी है, सभी उनके लिए तो समझ लीजिए सेकंड ग्रेड कर रहे हो चाहे रीट कर रहे हो, दोनों की तैयारी हो रही है। और ये आप दिमाग में बिठा लेना, 70% सिलेबस सेम है, 75% सेम है लगभग, आप देख लेना उठाकर। बल्कि सेकंड ग्रेड का सारा रीट में तो कवर होना ही है, रीट में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज स्पष्ट कर लेना कि जिस भर्ती की तैयारी आप कर चुके हैं, काफी सारी चीज पढ़ चुके हैं, उसे छोड़ना नहीं है, उसे पकड़ के रखना है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे रीट आएगी, पात्रता परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा आप निकाल देंगे, उसके बाद में जैसे वो आएगी उस समय मैं आपके साथ में हमेशा बना हुआ हूँ, बीच बीच में आपको मार्गदर्शन वाले वीडियो देता रहूंगा, जितनी मेरी समझ है उस आधार पर दूंगा। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, बस अपनी समझ और आपके सहयोग के लिए बना देता हूं, ठीक है। अब विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सर अब आप रीट की तैयारी करवाओ, आप रीट की तैयारी करवाओगे क्या, ठीक है ना। साथियों रीट की तैयारी पहले जब रीट हुई थी तब भी मैंने दम लगाकर आपको, जितनी कम समय था लेकिन जितना हो सकता था करवाया था। अब कैसे होगी रीट की तैयारी, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला था, लेकिन इसमें बता देता हूं आपको। आप अपने अभी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के बैच चल रहे हैं दोनों। फर्स्ट पेपर, फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री चल रहा है और सेकंड ग्रेड में पूरा ही फर्स्ट पेपर चल रहा है। तो देखो साथियों, मैंने बताया आपको कि 75% सिलेबस सेम है। रीट एसएसटी वालों को पूरा फायदा है, क्योंकि मैं साइंस से हूं नहीं, तो साइंस वालों को तो मतलब फर्स्ट पेपर में सेकंड ग्रेड में पूरा फायदा है ही। इसके अलावा कोशिश करूंगा कि साइकोलॉजी पढ़ाऊं, वो समय पर है कि कितना समय बचता है, कैसे करता है। कोशिश पूरी रहेगी कि मैं साइकोलॉजी भी आपको करवा दूं, बड़े अच्छे से करवाने की कोशिश रहेगी, ठीक है। कहीं कोई दिमाग में ये कभी ना सोचे कि सर इतना करवाएंगे तो क्या पता बीच में चार्ज लेने लग जाए। क्लासेस का न आज तक चार्ज लिया है, न आगे लूंगा, बार बार कह चुका हूं और बार बार कहता हूं। तो इसको दिमाग से निकाल देना आप, ठीक है। अब रीट की तैयारी मैं कैसे करवाऊंगा, देखो सेकंड ग्रेड का जितना सिलेबस है वो मैं पूरा करवाने वाला ही हूं।
आपकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकंड ग्रेड की, लगभग 75 से 76 क्लास है उसमें डाली हुई, बड़ी शिद्दत से पढ़ाई हुई है, पूरा एफर्ट के साथ पढ़ाई हुई है, ठीक है ना। तो वहां से आप रीट वाले जो विद्यार्थी जो देखना चाहते हैं वहां से शुरू करिए, आपका पूरा एसएसटी कवर होगा। राजस्थान का सिलेबस चल रहा है अभी, पूरा कवर होगा। उसके बाद जैसे ही राजस्थान पूरा होता है तब अपन इंडिया और वर्ल्ड को शुरू करेंगे, वहां भी आपके कवर हो जाएगा, यानी एसएसटी पूरी कवर हो रही है, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि आप रीट के अंदर बिल्कुल हूबहू क्लास है, या मैं अलग से प्लेलिस्ट बना के डालूंगा वो की वो बात है। तो जो सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट बनी हुई है आपको उसमें से क्लासेस देखनी है। इसके अलावा जो आपके सिलेबस में एक्स्ट्रा है, जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, उसकी क्लासेस फिर मैं इसका सिलेबस पूरा होते ही फिर इसकी क्लासेस आपको दे दूंगा अलग से। तो उसमें क्या होगा कि सेकंड ग्रेड के एसएसटी वालों को फायदा होगा, सेकंड पेपर क्यों उनके ये काम में आने वाली है, और रीट वालों को सीधा ही फायदा होगा। इतना मैं कर सकता हूं। साइकोलॉजी जो है आपको मैं करवाने की कोशिश करूंगा। फिर अपने पास में डिजिटल बोर्ड आने वाला है अब 2-3 दिन में, इसीलिए क्लासेस ब्रेक की है। तो 2-3 दिन में डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो गुणवत्ता भी बढ़ेगी, टाइमिंग भी अपनी कवर होगी, और बढ़िया तरीके से एक आपको कभी कोचिंग की कमी महसूस ना हो, पेड कोचिंग की कमी महसूस ना हो, पेड कोर्स की कमी महसूस ना हो, ये प्रयास रहेगा। तो इस तरीके से मैं आप मतलब रीट की समझ लीजिए कि चल ही रही है आपके, वही सिलेबस बार बार उसी टॉपिक को पढ़ाना उचित नहीं है। जो पढ़ा चुके हैं पूरी गुणवत्ता के साथ में पढ़ाया है, कहीं कोई कमी नहीं रखी है, तो आप उसे निसंदेह देख सकते हैं। ग्राम सेवक वाले देख सकते हैं, कंप्यूटर अनुदेशक वाले देख सकते हैं, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्लासेस दी है। इसीलिए इतने एफर्ट से बढ़ रही है कि ये सभी के लिए काम आने वाली है, और हमेशा हमेशा के लिए काम आने वाली है। कभी यूट्यूब से हटाने वाला नहीं हूं, हमेशा यूट्यूब पर रहेगी बिना किसी शुल्क के। सिर्फ डेटा खर्च जो आपका रोज का होता है उसी डेटा खर्च में आपको देखना है, उससे मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ ये फायदा है मुझे कि आपके माँ बाप की जो दुआएं हैं वो सीधी प्रत्यक्ष रूप से मुझे मिलेगी, ठीक है ना। तो ये साथियों ये रहेगा अपना, जो मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है। तो ये ध्यान रखना, अब सारी चीजें आपको लगभग बता चुका हूं। अब एक बात है कि अब आप मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। ये अध्याय जो लिखा जाना था वो हो गया पूरा। अब इधर उधर कमेंटबाजी से, छींटा कसी से, समय को व्यर्थ करने से बचते हुए सीधे के सीधे पढ़ने बैठो और पढ़ो। 18 घंटे मैं भी पढ़ा हूं, सिर्फ आपको कहने के लिए। मैं यहां पे ऐसा नहीं है कि भाषण दे दिया और बस जो चीज की है वही बताता हूं। और जिन्हें विश्वास नहीं हो कि 18 घंटे कैसे पढ़े होंगे, तो आसपास के उस समय मेरे साथ जो तैयारी करते थे उन्हें पूछ सकते हैं कि क्या ये बंदा कहता है वो वास्तव में सही था क्या, 18 घंटे ये पढ़ता था। उन्हें पता है कि मैं रात, वो जब सोते थे तब मैं उनको व्हाट्सएप पर डिस्कशन के प्रश्न पूछता था, मैं तो वो तब भी प्रश्न डालता था, वो उठते थे उससे पहले भी मैं प्रश्न डालता था। 3 से 3.5 घंटे जुनून होता है तभी हो सकती है ऐसी ये चीजें। आप कहते हो ना हमने इतनी टाइम पढ़ा, मैं भी पढ़ा था, 2 साल इंतजार किया, फिर भी एग्जाम देने के बाद भर्तियां कोर्ट में अटकी, 2 साल इंतजार किया, संघर्ष किया, उसके बाद में जाकर फिर ये पूरी हुई। तो हम भी निकले हैं इस दौर से, आप भी गुजर रहे हो, इसीलिए आपका दर्द मैं समझता हूं। तो देखो, आप लोगों के साथ में रीट के समय में रात को जाग कर आपके साथ में तैयारी करता था, करवाता था आपको, सवाल पूछकर, कैसे भी करके जगा कर, याद होगा आपको। ऐसे ही अभी भी हर पल साथ दूंगा, लेकिन आप लोगों को टूटना नहीं है, हिम्मत बांध कर रखनी है, आगे बढ़ना है। कोई फर्क नहीं पड़ता ये रद्द होने से। जिसके हिम्मत मतलब जिसके हौसले बुलंद होते हैं ना, उनको ये छोटी मोटी ये चीजें डिगा नहीं सकती। तो दृढ़ निश्चयी बनिए, दृढ़ संकल्पी बनिए, नकारात्मकता से बचिए, अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को पहचानिए, और जितनी हिम्मत है वो सारी बटोर कर फिर से जुट जाइए। एक बार आपके साथ में छल हो चुका है, बार बार नहीं होगा, और अब मेहनत करने वाले ही लगेंगे। इस बात को मानकर आप फिर से दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि जब आप सोचोगे तब तक कोई भाग चुका होगा। इसलिए समय को व्यर्थ नहीं करना है इधर उधर ढूंढने में, कौन क्या कह रहा है, कैसे क्या, कोई मतलब नहीं है। आपको पढ़ना है और पढ़कर फटाफट आपको तैयारी के मजबूत एक स्थिति में आ जाओ, मजबूत स्थिति में, कभी भी एग्जाम हो हम तैयार हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि आपकी काफी सारी मानसिक परेशानी, चिंताएं जो होगी वो इस वीडियो को देखने के बाद में
काफी जो आपका मंथन चल रहा होगा वो शांत हो जाएगा। और समय समय पर मैं आपकी जैसे जरूरत रहेगी वैसे आपका साथ देता रहूंगा। चिंता ना करें, 2-3 दिन में अपना डिजिटल सेटअप हो जाएगा, फिर से क्लासेस अपने नियमित कर लेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से क्लासेस आपकी चलाएंगे। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और पढ़ाई से संबंधित चिंता तो बिल्कुल ही छोड़ दो, जितना मैं करवा सकता हूं उतना मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।